नमस्कार। आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जिसने शायद हम सबको कभी ना कभी सोचने पर मजबूर किया है। हमें सपने क्यों आते हैं? रात को जब हम सो जाते हैं तो दिमाग में ये अजीब, कभी डरावनी, कभी मजेदार दुनिया कैसे बन जाती है? क्या चल रहा होता है ये सब? हाँ, ये सवाल सिर्फ दिलचस्पी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके को समझने की एक कुंजी भी हो सकता है ना? पहले शायद लगता था कि सपने बस यूं ही हैं, मतलब कोई मतलब नहीं इनका। लेकिन अब देखो, न्यूरोसाइंस हमें बता रहा है कि जब हम सपनों की दुनिया में होते हैं, तो हमारा दिमाग असल में बहुत ज़रूरी काम कर रहा होता है। अच्छा, तो ये सिर्फ मतलब मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, दिमाग बंद नहीं होता सोते हुए। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो चलिए फिर समझते हैं कि सपनों के दौरान दिमाग के पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा होता है। खासकर उस आरईएम नींद में सुनाए सबसे ज्यादा सपने तभी आते हैं। बिल्कुल सही। RMA यानी रैपिड आई मूवमेंट नींद। इस दौरान दिमाग आराम नहीं करता, बल्कि आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ हिस्से तो जागते हुए से भी ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं। क्या बात करें, जागते हुए से भी ज्यादा? हाँ, लेकिन एक बहुत अलग अंदाज में। कौन से हिस्से और मतलब किस अंदाज में, जरा बताइए। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव आता है हमारे दिमाग के कंट्रोल सेंटर में। वो हिस्सा जो तर्क, लॉजिक, फैसले लेने का काम करता है ना, हाँ हाँ। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं उसे। हाँ हाँ, सुना है। तो आरईएम नींद में इसकी गतिविधि काफी काफी धीमी पड़ जाती है। कितनी धीमी? करीब 30% या उससे भी ज्यादा कम हो सकती है। ओह, अच्छा, तो शायद इसीलिए सपनों में लॉजिक गायब सा लगता है। मतलब कुछ भी अजीब होता रहता है और हम उसे मान लेते हैं। ये भी एहसास नहीं होता कि अरे, ये तो सपना है। बिल्कुल। दिमाग का बॉस छुट्टी पे चला जाता है एक तरह से। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। वो तर्क वाला हिस्सा शांत हो जाता है। लेकिन इसके ठीक उलट दिमाग का जो भावनात्मक केंद्र है, लिम्बिक सिस्टम कहते हैं जिसे, लिम्बिक सिस्टम, हाँ। उसमें एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस जैसे हिस्से आते हैं। हम्म। वो पूरी तरह सक्रिय हो जाता है। अच्छा। खासकर एमिगडाला, ये वो हिस्सा है जो डर और खुशी जैसी गहरी भावनाओं को संभालता है। और रैम नींद में ये जागते वक्त से भी ज्यादा एक्टिव हो सकता है। अरे बाप रे, जागते वक्त से भी ज्यादा? हाँ, अच्छा, तो एक तरफ लॉजिक कम, दूसरी तरफ भावनाएं एकदम हाई। इसी कॉम्बिनेशन से सपनों का वो अजीब लेकिन गहरा भावनात्मक अनुभव बनता है। डर, खुशी, चिंता, सब कुछ एकदम पीक पर। बिल्कुल। यही वजह है। और इन्हीं भावनाओं के साथ जुड़ती हैं तस्वीरें, क्योंकि देखने वाला हिस्सा, विजुअल कॉर्टेक्स, वो भी सक्रिय होता है। और मजे की बात यह है कि हमारा मोटर कॉर्टेक्स, जो चलने फिरने का सिग्नल देता है, हाँ। वो भी एक्टिव होता है। लेकिन फिर हम सपने में भागते या उड़ते हुए असल में हिलते डुलते क्यों नहीं, बिस्तर से गिर क्यों नहीं जाते? हाँ हाँ, अच्छा सवाल है। ये दिमाग का एक बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर है। हाँ हाँ। ब्रेन स्टेम का एक हिस्सा है, पॉन्स कहते हैं उसे। वो हमारी मांसपेशियों को अस्थायी रूप से पैरालाइज कर देता है। पैरालाइज? हाँ, अस्थायी तौर पर। इसे आरईएम एटोनिया कहते हैं। आरईएम एटोनिया? हाँ, ओके। तो दिमाग भले ही दौड़ने का सिग्नल दे रहा हो, शरीर उसे फॉलो नहीं कर सकता। कमाल है। ये तो एक तरह का वर्चुअल रियलिटी हो गया जिसमें आप सोच और महसूस सब सकते हैं पर कर कुछ नहीं सकते। लेकिन अगर ये सेफ्टी लॉक फेल हो जाए तो कभी ऐसा होता है? हाँ, ऐसा हो सकता है। और उस स्थिति को आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर कहते हैं। अच्छा। इसमें लोग सचमुच अपने सपनों पर एक्ट करने लगते हैं। मतलब हाथ पैर चलाने लगते हैं, जो जाहिर है उनके लिए या आसपास वालों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो ये दिखाता है कि वो पैरालिसिस कितना जरूरी है। सही बात है। ये तो हुई दिमाग के हिस्सों की बात। क्या इसमें कुछ दिमागी केमिकल्स का भी रोल है? कोई खास रसायन जो सपनों को चालू या बंद करता हो? मतलब कोई केमिकल लोचा? हाँ, बिल्कुल। केमिकल लोचा कहना शायद सही होगा, मतलब न्यूरोट्रांसमीटर या ब्रेन केमिकल्स। उनका संतुलन आरएम नींद में पूरी तरह बदल जाता है। और यही बदलाव सपनों वाली खास दिमागी अवस्था पैदा करता है। अच्छा, कैसा बदलाव? कौन से केमिकल्स इसमें शामिल हैं? जरा बताइए। हाँ, तो देखिए, एक मुख्य खिलाड़ी है एसिटिल कोलाइन। एसिटिल कोलाइन? आरएम नींद में इसका स्तर बहुत बढ़ जाता है, जागते हुए के बराबर या उससे भी ज्यादा। ये दिमाग की उस बढ़ी हुई सक्रियता के लिए जरूरी है और शायद यादों को प्रोसेस करने में भी मदद करता है। तो ये सपनों का फ्यूल जैसा हुआ? हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ और केमिकल्स हैं, जैसे सेरोटोनिन और नोरपेनेफ्रिन। हाँ, सुने हैं इनके नाम। इनको मोनोअमीन्स कहते हैं। इनका स्तर आरएम नींद में लगभग शून्य हो जाता है, बिल्कुल गायब। शून्य? एकदम गायब? हाँ, ये न्यूरॉन्स लगभग काम करना बंद कर देते हैं। अरे वाह! एक केमिकल तेज, दूसरा गायब। इस केमिकल कॉकटेल का क्या असर होता है फिर? ये कॉकटेल ही सपनों का वो अजीब सा माहौल बनाता है। एसिटिल कोलाइन दिमाग को एक्टिव रखता है,
जबकि मोनोअमीन्स की कमी से तर्क और बाहरी दुनिया पर फोकस कम हो जाता है। और खासकर नॉरपेनेफ्रिन की कमी, ये शायद एक वजह है कि हमें ज्यादातर सपने याद क्यों नहीं रहते। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये केमिकल यादों को पक्का करने में, लॉन्ग टर्म स्टोर करने में मदद करता है। जब ये कम होता है तो यादें कच्ची रह जाती हैं। ओ, ये बात है। हाँ, और एक और केमिकल है डोपामाइन। उसका स्तर भी थोड़ा ज्यादा रहता है। ये सपनों की उन अजीब, कभी-कभी प्रेरणादायक या इच्छाओं से जुड़े पहलुओं से जुड़ा हो सकता है। ठीक है, तो दिमाग के हिस्से और केमिकल्स, इनका ये मिला जुला खेल सपनों को बनाता है। ये तो समझ आया कि सपने कैसे बनते हैं, दिमाग की मशीनरी कैसे काम करती है। पर वो बड़ा सवाल अब भी वही है, क्यों? दिमाग ये सब करता क्यों है? इसका मकसद क्या है आखिर? हाँ, ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है और इसका कोई एक सीधा जवाब नहीं है। और शायद यही इसकी खूबसूरती भी है। कई सिद्धांत हैं, कई थियरीज हैं और मुमकिन है कि सपने इनमें से कई मकसद एक साथ पूरे करते हों। अच्छा, तो कुछ मुख्य सिद्धांतों के बारे में बताइए। क्या कहता है विज्ञान इस बारे में? एक एक बहुत दिलचस्प सिद्धांत है, थ्रेट सिमुलेशन थ्योरी। थ्रेट सिमुलेशन मतलब खतरे का अभ्यास। बिल्कुल। यह सिद्धांत कहता है कि सपने एक तरह का दिमागी फायर ड्रिल हैं। हमारा दिमाग खतरनाक स्थितियों को, जैसे किसी जानवर का हमला या किसी ऊंची जगह से गिरना, इनको सपने में सिमुलेट करता है, बनाता है। क्यों? ताकि हम उनसे निपटने की दिमागी तैयारी कर सकें, वो भी बिना किसी असली खतरे के, जैसे कोई वर्चुअल ट्रेनिंग चल रही हो। अरे वाह! मतलब दिमाग हमें मुश्किल हालात के लिए तैयार कर रहा है रात को सोते हुए। ये थोड़ा समझ आता है, क्योंकि सपनों में अक्सर डर या चिंता वाली भावनाएं होती हैं और जैसा आपने बताया, एमिगडाला, वो भावनाओं वाला हिस्सा, बहुत एक्टिव होता है। हाँ, बिल्कुल। स्टडीज बताती हैं कि लगभग 60% सपनों में कुछ न कुछ डरावना या चिंताजनक होता है। और ये सिद्धांत ये भी कहता है कि जिन पूर्वजों ने सपनों में खतरों का सामना करने का अभ्यास किया होगा, हाँ। उन्हें असल जिंदगी में बचने में थोड़ी बढ़त मिली होगी। ये एक एवोल्यूशनरी फायदा हो सकता है। इंटरेस्टिंग थ्योरी है। लेकिन ये अकेला सिद्धांत तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। और शायद इससे भी ज्यादा समर्थन जिस विचार को मिलता है, वो यादों को संभालने और दिमाग को व्यवस्थित रखने से जुड़ा है। यादों को संभालना? हाँ, इसे दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक है मेमोरी कंसोलिडेशन और दूसरा है सिनेप्टिक होम्योस्टैसिस। सिनेप्टिक होम्योस्टैसिस, ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है। आसान शब्दों में क्या है ये? हाँ, देखिए, इसे ऐसे समझे हैं कि दिन भर हम जो भी सीखते हैं, अनुभव करते हैं, उससे दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं या पुराने मजबूत होते हैं। ठीक है। अब अगर ये सब कनेक्शन ऐसे ही जमा होते रहें, तो दिमाग एक तरह से ओवरलोड हो जाएगा, बहुत ज्यादा शोर हो जाएगा। सही बात है। तो रात में, खासकर नींद के दौरान, दिमाग क्या करता है, वो फालतू या कमजोर कनेक्शंस को छांटता है, उन्हें कमजोर करता है और जरूरी वालों को मजबूत और व्यवस्थित करता है। अच्छा, ये एक तरह की दिमागी साफ सफाई या रीसेटिंग है। जैसे कंप्यूटर को डीफ्रैगमेंट करते हैं, वैसा कुछ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। और सपने शायद इसी प्रक्रिया का नतीजा या अनुभव है। जब दिमाग ये सफाई कर रहा होता है तो हमें वो अजीब से सपने दिखते हैं। ओके, ये समझ आया। और मेमोरी कंसोलिडेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है यादों को पक्का करना। दिन भर की जरूरी जानकारी, खासकर वो जिसमें भावनाएं जुड़ी हों या जो हमने नया सीखा हो, उसे नींद के दौरान दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है, पक्का करता है। हाँ। हिप्पोकैम्पस दिन की घटनाओं को एक तरह से रीप्ले करता है कॉर्टेक्स में। रीप्ले? हाँ, जैसे दोबारा चला कर देखना। और आरईएम नींद खास तौर पर भावनात्मक यादों और नई स्किल्स, जैसे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना सीखा हो, उसके लिए जरूरी मानी जाती है। अच्छा, तभी शायद पढ़ाई के बाद सोना फायदेमंद होता है और दिन की बातें अक्सर सपनों में घूम फिर कर आती हैं। बिल्कुल। स्टडीज में देखा गया है कि सीखने के दौरान दिमाग के जो हिस्से एक्टिव थे, वो बाद में आरईएम नींद में फिर से एक्टिव होते हैं। अच्छा। और आरईएम नींद की कमी से याददाश्त कमजोर होती है, ये भी साबित हुआ है। और वो जो कहते हैं स्लीप ऑन इट, यानी किसी मुश्किल पर सोकर विचार करना, क्या उसका भी इससे कोई लेना देना है? हाँ, हो सकता है। क्योंकि जब लॉजिक वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स शांत होता है ना, हाँ। तो दिमाग लीक से हटकर ज्यादा क्रिएटिव तरीके से सोच सकता है, नए कनेक्शंस बना सकता है, जो शायद किसी अटकी हुई समस्या का नया हल सुझा दे। वाह। साथ ही भावनात्मक यादों को बिना ज्यादा स्ट्रेस के प्रोसेस करने का मौका मिलता है। तो सपने यादों को सहेजने, भावनाओं को समझने और शायद समस्याओं को सुलझाने में भी मदद करते हैं। क्या बात है। तो ये दोनों विचार, खतरे का अभ्यास
और यादों भावनाओं की प्रोसेसिंग काफी तार्किक लगते हैं। क्या कोई और प्रमुख सिद्धांत भी है? हाँ, एक और क्लासिक सिद्धांत है। इसे एक्टिवेशन सिंथेसिस हाइपोथेसिस कहते हैं। एक्टिवेशन सिंथेसिस। हाँ, ये सिद्धांत कहता है कि रेम नींद के दौरान ब्रेन स्टेम से, खासकर पॉन से, दिमाग के ऊपरी हिस्सों में कुछ रैंडम, बेतरतीब सिग्नल भेजे जाते हैं। रैंडम सिग्नल। हाँ, और हमारा सोचने वाला दिमाग यानी कॉर्टेक्स इन बिखरे हुए, मतलब जिनका कोई पैटर्न नहीं है, उन सिग्नल्स को पकड़ता है और उनसे कोई मतलब निकालने की कोशिश करता है, कोई कहानी बनाने की कोशिश करता है। अच्छा, जैसे आसमान के बादलों में हम चेहरे ढूंढते हैं या कोई रैंडम डॉट्स को जोड़कर तस्वीर बनाते हैं। मतलब दिमाग बस खाली नहीं बैठ सकता, उसे इन रैंडम सिग्नल से भी कुछ ना कुछ कहानी बनानी ही है। हाँ, कुछ वैसा ही। ये शुरुआती विचार था। हालांकि अब माना जाता है कि वो सिग्नल शायद पूरी तरह रैंडम नहीं होते। वो हमारी हाल की यादों, हमारी भावनाओं, हमारे अनुभवों से प्रभावित होते हैं। तो दिमाग उन सिग्नल से कहानी बुनता है जो कहीं ना कहीं हमसे ही जुड़ी होती है। लेकिन वो कहानी अजीब और बिखरी हुई हो सकती है। ओके, तो कई सारे पहलू हो गए। खतरे का अभ्यास, यादों और भावनाओं को संभालना, बिखरे सिग्नल से कहानी बनाना। लगता है सपने कई काम एक साथ करते हैं। अच्छा, एक सवाल और, क्या सपने सिर्फ आरईएम नींद में ही आते हैं या बाकी नींद में भी? नहीं, ये एक आम धारणा है, पर पूरी तरह सही नहीं है। ये सच है कि सबसे ज्यादा चमकीले, अजीब, कहानी जैसे और भावनात्मक सपने आरईएम नींद में आते हैं। हाँ। लेकिन हम नींद के दूसरे चरणों में भी, जिन्हें नॉन रेम नींद कहते हैं, उसमें भी सपने देखते हैं। अच्छा, फिर उनमें क्या फर्क होता है? वो याद क्यों नहीं रहते ज्यादातर? उनका रंग रूप, उनका अंदाज अलग होता है। नॉन रेम सपने ज्यादातर सोच विचार जैसे होते हैं, जैसे आप जागते हुए कुछ सोच रहे हो। अच्छा, रोजमर्रा की बातों से जुड़े, कम भावनात्मक और ज्यादा तर्कसंगत लग सकते हैं। मतलब बोरिंग सपने? कह सकते हैं, या शायद कम नाटकीय। जबकि रेम सपने कहानी जैसे, ज्यादा विजुअल, अजीब और भावनाओं से भरे होते हैं। शायद इसीलिए हमें रेम सपने ज्यादा याद रहते हैं, क्योंकि वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होते हैं। हाँ, ये बात है। मतलब अलग-अलग तरह की नींद में अलग-अलग तरह के सपने, शायद अलग-अलग काम के लिए भी। हाँ, ऐसा बिल्कुल हो सकता है। शायद नॉन रेम नींद तथ्यात्मक यादों और वो जो दिमागी सफाई की बात की थी, उसके लिए ज्यादा जरूरी हो। और रेम नींद भावनात्मक संतुलन, क्रिएटिविटी और नई स्किल सीखने के लिए। दोनों का अपना अपना रोल है। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छा, क्या उम्र के साथ भी सपनों में बदलाव आता है? जैसे बच्चे, बड़े, बूढ़े, क्या सबके सपने एक जैसे होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। उम्र के साथ सपनों के पीछे का जो दिमागी तंत्र है वो बदलता है। और सबसे बड़ा फर्क तो नवजात शिशुओं में दिखता है। शिशुओं में कैसे? जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, वो अपनी नींद का लगभग 50% हिस्सा रैम में बिताते हैं। 50%? आधा टाइम? इतना ज्यादा? जबकि बड़ों में तो ये सिर्फ 20-25% होता है। हाँ, इतना ज्यादा। और माना जाता है कि ये उनके तेजी से विकसित हो रहे दिमाग के लिए बहुत बहुत जरूरी है। किस लिए जरूरी है? रेम नींद शायद उन नन्हे दिमागों में कनेक्शन बनाने, सर्किट बनाने, सीखने और दुनिया को समझने की क्षमता विकसित करने में मदद करती है। एक तरह से दिमाग की वायरिंग में। अच्छा। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, रेम का प्रतिशत धीरे धीरे कम होता जाता है और उनके सपनों की कहानियां भी ज्यादा जटिल, ज्यादा समझ आने लायक होती जाती हैं, उनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ। और बुढ़ापे में? बुढ़ापे में अक्सर आरईएम नींद और कम हो जाती है और सपनों के पैटर्न भी बदल सकते हैं, जिसका शायद उम्र के साथ याददाश्त में होने वाली कमी से भी कुछ लेना देना हो सकता है। ये तो हुई सामान्य सपनों की बात। क्या ऐसी भी स्थितियां हैं जब सपने गड़बड़ हो जाते हैं, मतलब कोई समस्या बन जाते हैं? हाँ, बिल्कुल। सपनों से जुड़ी कई परेशानियां हो सकती हैं, जैसे बुरे सपने आना, नाइटमेयर्स। कभी कभार बुरा सपना आना तो सामान्य है, हम सबको आते हैं। हाँ। लेकिन अगर ये बार बार आएं, बहुत ज्यादा डरावने हों, नींद खराब करें, खासकर किसी ट्रॉमा या दर्दनाक घटना के बाद, जिसे पीटीएसडी कहते हैं। हाँ, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। हाँ, तो ये दिखाता है कि दिमाग उस भावना को, उस डर को ठीक से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है। वो एमिग्दला अति संवेदनशील हो जाता है और डर की भावना आरईएम नींद में हावी रहती है। ओह। और वो जो आपने पहले पूछा था, आरईएम स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर के बारे में। हाँ, जिसमें लोग सपने में चलने फिरने लगते हैं। हाँ, वो भी एक समस्या है। वो दिखाता है कि मांसपेशियों का वो सेफ्टी लॉक, आरईएम एटोनिया, ठीक से काम नहीं कर रहा
और ये जानना जरूरी है कि ये कभी-कभी पार्किंसंस जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियों का शुरुआती संकेत भी हो सकता है। अच्छा। हाँ, इसके अलावा नार्कोलेप्सी जैसी कंडीशन है जिसमें आरईएम नींद के तत्व जैसे वो पैरालिसिस या सपने देखना वो अचानक जागते हुए में घुस आते हैं। ये सब दिखाता है कि नींद और जागने की अवस्थाएं कितनी बारीकी से कंट्रोल होती हैं। एक और चीज है जिसके बारे में काफी सुना है, ल्यूसिड ड्रीमिंग। जब सपने में पता चल जाता है कि हम सपना देख रहे हैं, इसका क्या राज है? ये कैसे होता है? हाँ, ल्यूसिड ड्रीमिंग ये बहुत आकर्षक विषय है। इसमें व्यक्ति सपने के दौरान ही जागरूक हो जाता है कि अरे मैं तो सपना देख रहा हूं। और कुछ लोग तो उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं ना? हाँ, कुछ हद तक। कुछ स्टडीज बताती हैं कि ल्यूसिड ड्रीमिंग के दौरान दिमाग का वही तर्क वाला हिस्सा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो आरएम में शांत हो जाता है। हाँ वही वो लूसिड ड्रीमिंग के दौरान थोड़ा सा फिर से सक्रिय हो जाता है। मतलब थोड़ी सी जागरूकता वापस आ जाती है। वाह। ये चेतना की प्रकृति को कॉन्शियसनेस को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण एरिया है रिसर्च का। बिल्कुल। तो इतनी सारी जानकारी के बाद हम क्या कह सकते हैं, सपनों का असली मकसद क्या है? कोई एक लाइन में जवाब है या नहीं? हाँ, एक लाइन में जवाब देना तो मुश्किल है। शायद यही जवाब है कि कोई एक जवाब नहीं है। आज ज्यादातर वैज्ञानिक यही मानते हैं कि सपनों का कोई एक सिंगल काम नहीं है, बल्कि ये कई सारे जुड़े हुए काम करते हैं। दिमाग मल्टीटास्किंग कर रहा होता है सपने देखते वक्त। अच्छा, कौन-कौन से काम एक साथ हो रहे होते हैं? एक बार फिर से समराइज करेंगे? हाँ बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो पहला, दिमागी रखरखाव और सफाई, वो सिनेप्टिक प्रूनिंग। दूसरा, यादों को पक्का करना, उन्हें पुरानी यादों से जोड़ना, इंटीग्रेट करना। ठीक है। तीसरा, दिन भर की भावनाओं को रेगुलेट करना, उन्हें संतुलित करना। ओके। चौथा, अलग अलग स्थितियों का दिमागी अभ्यास करना, सिमुलेशन, चाहे वो खतरा हो या कोई सामाजिक सिचुएशन। हाँ। और शायद पांचवा, रचनात्मक सोच को बढ़ावा देना, नए आइडियाज जनरेट करना। और शायद चेतना का इंटीग्रेशन दे, मतलब खुद की एक कहानी बनाना। हाँ, ये भी एक पहलू हो सकता है। ये सब मिलकर हमारे मानसिक स्वास्थ्य और शायद हमारी पहचान को बनाए रखने में मदद करते हैं। वाह, तो सपने हमारे दिमाग के लिए कितने जरूरी हैं। ये सिर्फ रात का मनोरंजन नहीं, बल्कि एक बहुत जरूरी दिमागी प्रक्रिया है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सोता हुआ दिमाग निष्क्रिय नहीं होता, वो आराम नहीं कर रहा होता। वो बहुत अलग तरीके से लेकिन बहुत सक्रिय और महत्वपूर्ण काम कर रहा होता है। वो दिन की उथल-पुथल को संभालता है, अपने नेटवर्क को ठीक रखता है और बिना किसी नतीजे की चिंता किए संभावनाओं की दुनिया को टटोलता है। बिल्कुल। अच्छा, आगे इस क्षेत्र में क्या हो रहा है? क्या हम कभी सपनों के राज पूरी तरह खोल पाएंगे? रिसर्च तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ब्रेन इमेजिंग टेक्निक्स बेहतर हो रही हैं, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल हो रहा है सपनों के पैटर्न को समझने के लिए, शायद एक दिन सपनों को डिकोड करने के लिए भी। डिकोड करने के लिए मतलब पढ़ पाएंगे कि क्या सपना देखा? हाँ, कुछ हद तक पैटर्न समझने की कोशिश हो रही है। जानवरों पर ऑप्टोजेनेटिक्स जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है, तो हम धीरे धीरे और करीब जा रहे हैं। लेकिन शायद हम कभी पूरी तरह ना जान पाएं कि हम सपने क्यों देखते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हम ये शायद कभी पूरी तरह नहीं जान पाएंगे कि हम सोचते क्यों हैं। ये दिमाग के बहुत बुनियादी काम है। बात तो सही है, लेकिन ये तो तय है कि सपने दिमागी कचरा या फालतू का शोर नहीं है। ये हमारे अनुभव, हमारी भावनाओं और शायद इंसान होने का एक अभिन्न हिस्सा है। सही कहा आपने। सपने वो खिड़की हैं जहां दिमाग की जटिल मशीनरी हमारे अंदरूनी अनुभवों से मिलती है। ये हमें हर रात याद दिलाते हैं कि हमारा दिमाग कितना जटिल, कितना रहस्यमयी और कितना अद्भुत है, खासकर तब जब हम सो रहे होते हैं। ओके, तो ये थी हमारी आज की गहरी पड़ताल सपनों की दुनिया में। उम्मीद है आपको ये जानकारी दिलचस्प लगी होगी और कुछ नया जानने को मिला होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। ऐसी ही और ज्ञानवर्धक चर्चाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टॉक एंड हील से। बिल्कुल। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। सिया।